नमः संस्कृताय बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें आप लोग को माहेश्वर सूत्र पढ़ाया था और उसमें माहेश्वर सूत्र के माध्यम से सब स्वर और व्यंजन को अलग अलग डिफाइन किया था। आगे हम लोग को उसी स्वर और व्यंजन जो हम लोग पढ़े हैं, स्वर और व्यंजन के भेद भी उस समय हम स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, सब कुछ बताए हैं। उसके बाद स्वर के कितने भेद होते हैं उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के अकॉर्डिंग, ठीक वही आज हम लोग को पढ़ना है। तो जो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था वो आप लोग एक बार, जो लोग नहीं देखे होंगे, जिन लोग को आता होगा, क्लास में भी मैंने पढ़ाया है, तो जो लोग नए होंगे उन लोग के लिए है कि पहले वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा कि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आगे, क्योंकि इसमें स्वर व्यंजन, उसमें चूँकि माहेश्वर सूत्र स्वर व्यंजन सब कुछ पढ़ा चुके हैं, आगे यहाँ पर हम लोग स्वरों के भेद और व्यंजन के भेद बताएंगे, ठीक है ना। तो चले आगे पढ़ें हम लोग, ठीक है बच्चों। वर्ण और प्रत्याहार यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है ना। वर्ण विचार, वर्ण एक बार हम आप लोगों को पुस्तक से पूरा पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम अलग से आप लोग को समझाने के लिए एक्सप्लेन करके और अच्छे से फिर समझाएंगे। वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका विभाग न हो सके, जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, त इत्यादि। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर या ध्वनि। अक्षर का अर्थ ही होता है बेटा न क्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षरण न हो, जिसका क्षरण का मतलब होता है कि जिसका नाश न हो, तो उसी को अक्षर कहते हैं। तो इसीलिए ना अक्षर ध्वनि जो होती है वो नष्ट नहीं होती है, इसीलिए तो हम लोग कोई भी बात बोलते हैं तो वो बात जैसे अमर हो जाती है, वो बात नष्ट नहीं होती है, माइंड में सबके रहती है। जैसे अभी भी हम जो बोल रहे हैं तो आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के पास पहुंच जा रही है, या कोई भी बोलता है। आज हम लोग गीता का उपदेश ही सुने हैं, तो जो कृष्ण भगवान सुनाए अर्जुन को, तो वो तो पहले की बात है ना, लेकिन आज भी हम लोग को गीता की पुस्तक में लिखी हुई है। और जब हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे लगता है कि साक्षात भगवान का, जब हम लोग श्लोक गीता का पढ़ते हैं तो लगता है कि हम लोग साक्षात हम लोग अर्जुन हैं और कृष्ण भगवान हम लोग को उपदेश दे रहे हैं। तो यही परिणाम है क्या, इस अक्षर का, न क्षरति इति अक्षरः। तो मुख से निकली हुई वही छोटी से छोटी ध्वनि जिसको वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं, ठीक है ना। अब कितने हैं, अ, ई, उ, इन्हीं को कहते हैं, ठीक ना। क, च, ये अ, ई, उ स्वर में है और क, च, ट और त इत्यादि व्यंजन हैं। अब स्वर और व्यंजन, स्वर को अच भी कहते हैं, जब हम पहले पढ़ा रहे तभी ये बात बता रहे थे, यहाँ भी है, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो स्वर का मतलब क्या है बेटा, कि जिनको उच्चारण करने में किसी की मदद, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इसको अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं बेटा, ऐसे कि जो लोग स्वयं अपना काम कर लेते हैं तो समझिए कि वो स्वर है। और जो लोग आप लोग ही अगर पढ़ाई करते हैं तो हर काम के लिए अगर माता पिता पर डिपेंड रहते हैं तो समझिए कि आप लोग व्यंजन हैं। और अपना काम अगर स्वयं करते हैं, पढ़ने के लिए माता पिता को नहीं कहना पड़ता है आपको, तो समझ जाइए कि नहीं, आप स्वर है। तो आप लोग खुद से अपना समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी सोच करके विचार कर लीजिएगा कि आप हैं क्या, स्वर हैं या फिर व्यंजन। अब ठीक, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के ये भेद हैं। अब ह्रस्व किसे कहते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। ये 5 हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा काल, एक क्षण, अब की भाषा में देखें तो 1 सेकेंड, ठीक। तो एक क्षण का जो समय लगता है उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ली, ठीक। यही 5 मूल स्वर भी हैं।
अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगे, ठीक है ना। 2 मात्रा काल का समय जिनके उच्चारण में लगे उन्हें दीर्घ मात्रा काल का समय, और 2 मात्रा काल का समय जो लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, री। दीर्घ री होता है ना, पढ़ाते समय हम क्लास में भी आप लोग को बताए हैं। री और ए, ओ और औ। तो ये दीर्घ स्वर हैं। इन्हें ये जो यहाँ पर है ए, ओ, औ, इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। और आ, ई और उ दीर्घ जानते हैं। छोटा अ, आम, अ से अनार, आ से आम, सभी लोग पढ़े हैं। उच्चारण का यही समय, जैसे अ और आ, तो क्या होता है? 2 मात्रा काल का समय लगा ना, थोड़ा खींच करके बोलते हैं। ई और ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक, 2 मात्रा काल का समय लगा है ना, देख रहे हैं कि खुद प्रैक्टिकली करके देखिएगा इसको। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के प्लुत स्वर जो हम लोग लिखते हैं, जैसे अ लिखते हैं तो उसके बाद 3 अंक, यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। 3 का अंक बना होता है। जैसे हिंदी में ओम, उच्चारण करते हैं ना, तो कितना, मतलब कि 3 मात्रा काल का समय अधिक जितना लग जाए, 3 मात्रा काल से एक भी कम कतई नहीं होगा, ठीक है। अधिक 3 मात्रा काल से अधिक 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी समय लग जाए। किसी को कोई बुलाते हैं, गांव घर में देखी होंगी, अगर आप लोग दूर पे हैं, छत पे हैं, अगर हैं, माँ नीचे से बुला रही हैं, आप लोग नहीं सुनिएगा, तो जिसका नाम है जैसे नीति, वैसे बुलाती हैं। तो अगर नहीं सुन रही हैं, 1 बार 2 बार बुलाई तो माँ चिल्ला करके बुलाएगी नीचे से, नीति, शिवानी। तो ये सब नाम जो है, जो खींच करके जो बोला गया है, इसी को प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक। अब इसी को डिफाइन किया गया है इस श्लोक के माध्यम से। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो एक मात्रा का भवेत् ह्रस्व होता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रा काल को दीर्घ कहते हैं। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, त्रिमात्रा काल को प्लुत जानना चाहिए। और व्यंजनम चार्धमात्रिकम, और व्यंजन की मात्रा कितनी होती है? आधा मात्रा काल। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं ना, क, च, ट, त। अब इसी में जब अ जुड़ जाता है तो क, च, ट, त, ऐसे उच्चारण हम लोग करते हैं, ठीक। नहीं तो व्यंजन की अगर सिंगल लिया जाए तो उसकी आधा मात्रा उच्चारण, व्यंजन का कोई खुद का अस्तित्व नहीं होता है जब तक कि स्वर उसमें न जुड़े, ठीक। अब अच्छा, पहले स्वर को हम आप लोग को ऐसे ये पढ़ाए हैं, फिर अलग से डिफाइन बता दे रहे हैं हम आप लोग को। ऐसे देखिए, लिखे हम आप लोग के लिए, समझ लीजिएगा इसको। स्वर 3 प्रकार के, एकदम समझ 1 मिनट में। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व, इसको ऐसे आप लोग लिख लेंगे ना तो आप लोग को भी समझ में आएगा, उतना नहीं पढ़ना, कम समय में अध्ययन हो जाएगा। ह्रस्व स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व 1 मात्रा काल का समय लगता है, उसमें कितने वर्ण होते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है बेटा ऐसे ना कि अ में कितना मतलब ह्रस्व है या दीर्घ है, तो कन्फ्यूजन कोई को ना हो, ये खुद प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। अ, ई, उ, री, ली ह्रस्व। और दीर्घ 2 मात्रा काल का समय, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए और औ। फिर प्लुत 3 मात्रा काल, अ, आ, ई, उ, ऊ। और व्यंजन अर्धमात्रा काल, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। ऐसे नीचे हलंत बना होता है, ठीक है ना। अब ये श्लोक हम आप लोग को पढ़ के सुना दिए हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ और हम आप लोग को बता दे रहे हैं बेटा, 1 मिनट का समय बोले थे, थोड़ा सा इसको एक
और मतलब 1 या 2 मिनट जो भी लगे समय, हम आप लोग को इसमें स्वर का एक बार और भेद होता है। पुनः उच्चारण के आधार पर सभी पुनः स्वर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त उच्चैरुदात्तः, उच्चारण के आधार पर मतलब उच्चारण स्थान के जो उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ाएंगे, हम आप लोगों को उच्चारण स्थान के उच्च स्वर। अच्छा, उच्चारण स्थान अभी हम आप लोग को आगे पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। तो उसी ये पहले ही जब आ गया है प्रसंग तो यहाँ लिखे हैं, तो हम आप लोग को सोचे कि एक बार बता दें, जब वहाँ पढ़ाएंगे तो एक बार फिर हम आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। जो उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से उच्च मतलब उच्च भाग से, जो ऊर्ध्व भाग का मतलब होता है उच्च भाग से जो उच्चारित होते हैं स्वर, तो उनको हम उदात्त स्वर कहते हैं। उदात्त स्वर में होते हैं ई, ए, ऊर्ध्व का मतलब जो खींच करके बोला जाता है, तो ऊपर जिह्वा जाएगी ना, तो उन्हीं को उच्चैरुदात्त उदात्त बोलते हैं। और अनुदात्त बोलते हैं जो नीचे से उच्चारित होते हैं। जैसे अनुदात्त सूत्र है नीचैरनुदात्तः, उच्चारण स्थान के नीचे से अनुदात्त कहलाता है। जैसे आ, उ, ओ, औ, इनका उच्चारण में जिह्वा नीचे को जाती है, ठीक है। तो आ, उ, ओ, औ। और स्वरित होते हैं दोनों से समाहार, मतलब कि उदात्त अनुदात्त मतलब उदात्त और अनुदात्त से जो मध्य का होता है, जो दोनों मिश्रित होते हैं, उन्हीं को स्वरित कहते हैं। समाहारः स्वरितः, उसमें केवल एक होता है, अ, जो ह्रस्व अ होता है वही समाहार होता है, वही स्वरित होता है, समाहार स्वरित, ठीक है ना। उसमें जो वैदिक उच्चारण जो बेटा होते हैं ना, तो उसमें जब ऊर्ध्व होता है तो ऊपर हाथ ले जाते हैं, अनुदात्त होता है तो नीचे को हाथ ले जाते हैं वैदिक मंत्र का उच्चारण, और समाहार जब होता है तो ऐसे ऐसे मध्य में आप लोग देखिएगा, जो वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं सब लोग तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है बेटा। इतना बता दें, फिर आगे व्यंजन को बताएं, ठीक। व्यंजन स्पर्श, व्यंजन को क्या कहते हैं बेटा? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये बात पहले ही बताया है बेटा कि स्वर का कोई अपना अस्तित्व, व्यंजन का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता जब तक स्वर की मदद न ले। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इसमें हम आप लोग को यहाँ बता दे रहे हैं बेटा, पहले भी ये बात बताए हैं, नहीं क्लास में बताए हैं शायद, उसमें बताए हैं, नहीं याद है, लेकिन आपको यहाँ फिर हम पुनः बता दे रहे हैं। माहेश्वर सूत्र के आधार पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, यही माहेश्वर सूत्र के में संयुक्त व्यंजन को नहीं अलग से लिखा गया है, ठीक है ना। बस इतना ही है, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को ये बाद में, क्योंकि संयुक्त व्यंजन में दोनों क और श जुड़ करके क्ष बनता है, क्षत्र ज्ञ, यही संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं, क्षत्र और ज्ञ। ज और य मिल करके ज्ञ बनता है, त और र मिल करके त्र बनता है। तो जो माहेश्वर सूत्र के जो वर्ण हैं यही सम्मिश्रित होकर के बने हैं, इसीलिए माहेश्वर सूत्र में संयुक्त व्यंजन का अलग से नहीं है। बाद में पढ़ने वाले अन्य लोग इसको संयुक्त व्यंजन को अलग से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब जब इसको जोड़ा गया है तब 4 हो गए हैं, नहीं तो पहले 3 ही थे। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। इनकी संख्या 5 है। सूत्र होता है कादयो मां वसाना स्पर्शाः, ठीक। तो इसमें 25 वर्ण होते हैं और वर्गों को बांटा गया है। इसको समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। जिह्वा मुख में, जैसे कि मुख के अंदर ही सब कुछ होता है, जिह्वा होता है, कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है। तो जिह्वा जिस भाग को, दंत भी होता है, तो जिह्वा मेन है। जिह्वा जिस भाग को टच करती है
उसी भाग का जिसको टच करेगी जिह्वा वही उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे अगर जिह्वा कंठ को टच करती है तो उस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ माना जाएगा। अगर जिह्वा तालु को टच करती है तो उस वर्ग का उच्चारण स्थान तालु माना जाएगा। अगर जिह्वा मूर्धा को टच करती है तो उसका उच्चारण स्थान मूर्धा माना जाएगा। अगर जिह्वा दंत को टच करती है तो उसका स्थान उच्चारण स्थान दंत माना जाएगा। जैसे क वर्ग में आते हैं यहाँ पर क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, ये मुखिया है, समझ जाइए ना। क वर्ग में क को हेड माना गया इसीलिए क वर्ग कहा गया। च वर्ग में च हेड है, मुखिया है, तो उसका च वर्ग। क वर्ग च वर्ग, क वर्ग का कहने का मतलब कि क ख ग घ अंग पाँचों आ जाएंगे। च वर्ग कहने का तात्पर्य है कि च छ ज झ ञ सभी आ जाएंगे पाँचों वर्ग। और ट ठ ड अड़ पाँचों का बोध हो जाएगा। त वर्ग का मतलब है त थ द ध न, पाँचों वर्णों का बोध हो जाएगा। प वर्ग कहने का तात्पर्य है कि प फ ब भ म सभी वर्णों का वर्ण ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना, बोध हो जाएगा बेटा। अब ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनकी संख्या 4 है, ठीक है बेटा। तो वह इसमें घर्षण उत्पन्न होता है। जिह्वा ऐसे सिंगल इनका उच्चारण आएगा ही नहीं। पढ़ हम लोग बोल करके देखें श, जैसे लगेगा कि डबल ध्वनि आ रही है। ऊष्मा की रगड़ से, घर्षण से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसीलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। श, श, स और ह। और अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है, य, र, ल, व, ठीक। और संयुक्त व्यंजन 2 के योग से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये पहले बताए हैं हम आप लोग को जब वहाँ एक्सप्लेन कर रहे थे। क श मिल करके क्ष बनते हैं, त र मिल करके त्र बनते हैं, ज और य मिल करके ज्ञ बनते हैं। और आगे आएंगे बेटा हम लोग, तो ये अनुस्वार वर्ण होते हैं। अनुस्वार वर्ण कौन से हैं? कि वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जिसे क के ऊपर बिंदी, जब हिंदी में पढ़ते हैं अंग अह, हिंदी में जोड़ा गया है, संस्कृत में नहीं है, तो ऊपर ये बिंदु लगा होता है ना बेटा, कंग, नंग, संग आदि। और विसर्ग वर्ण के अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए ये 2 बिंदु ऊपर नीचे बने होते हैं, उन्हीं को विसर्ग कहते हैं। इनका विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? क वर्ग से प वर्ग तक के सभी अंतिम वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान करने के लिए श्वास को अंशतः नासिका से बाहर निकलना पड़ता है। ङ, ञ, ण, न, म, ठीक। तो इनको उच्चारण करने के जैसे ग, क, ख, ग, घ, ण, तो ण जब हम लोग बोलते हैं तो कंठ प्लस नासिका दोनों का, नासिका के बिना चाहे कि हम लोग ङ बोल दें तो नहीं, कंठ से केवल उच्चारण नहीं हो पाएगा, या फिर चाहे कि केवल नाक से ही बोल लें, नासिका से ही बोल लें, तब भी नहीं उच्चारण, दोनों की सहायता लेनी पड़ेगी, कंठ प्लस नासिका। ऐसे ही इचु यशानाम तालु, ये य का जब उच्चारण करेंगे तो तालु प्लस नासिका। ड़ का उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? मूर्धा प्लस नासिका। न क्या हो जाएगा? दंत इसका हो जाएगा, दंत प्लस नासिका। दोनों का बिना अगर एक का चाहेंगे कि एक केवल एक से कर लें उच्चारण तो ये कभी नहीं हो पाएगा। और म का उच्चारण ओष्ठ प्लस नासिका, ठीक। अब वर्णों का उच्चारण स्थान देखिए, इनको यहाँ पर आप लोग को पुस्तक में ऐसे दिया है, फिर यहीं से हम अभी पढ़ा दे रहे हैं, फिर हम सभी व्यंजन को भी जैसे स्वर को समझाए हैं वैसे ही लिखा हुआ हम आप लोग को पूरा समझा देंगे आज। कंठ, कंठ में कौन से वर्ण होते हैं? अ, क, ख, ग, घ, अंग और ह और विसर्ग, ठीक है।
ये सभी होते हैं। इसमें सूत्र होते हैं। सूत्र अगर याद कर लेंगे तो इन वर्णों को, सूत्र याद हो जाएंगे तो इन वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप लोग इनको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। अ का उच्चारण स्थान कंठ, जब भी हम लोग बोलेंगे ना तो देखिएगा, बोल करके देखिएगा, कंठ से ही ध्वनि निकलेगी। अ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और ह विसर्ग जब बोलते हैं, जैसे रामः, बालकः। अब आते हैं तालु। इचु यशानाम, जिसे कंठ का सूत्र होता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यशानाम तालु। मूर्धा का ऋषुरसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंतः, उपध्मानीयानाम ओष्ठः। ठीक, इतना का अभी एक्सप्लेन कर दें, फिर 5, क्योंकि 5 होते हैं ना, तो पहले कर दें, फिर उसके बाद आप लोग को बताएंगे आगे। तो यह तालु में ई, च, छ, ज, झ, ज, झ, य और य और श होते हैं। और मूर्धा का मूर्धा किनका उच्चारण स्थान होता है? री, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, र, श। ठीक, श। और दंत किसका उच्चारण स्थान है? री, त, थ, द, ध, न, ल और स। इसको दंती स बोलते हैं इसीलिए। और ओष्ठ में उ, प, फ, ब, भ, म। ठीक, अब आगे आए इसको नासिका। नासिका किनका उच्चारण स्थान है बेटा? नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार वर्ण जो होते हैं उनका यही सूत्र है, नासिका अनुस्वारस्य। तो य, म, ग, ड़, न। ठीक, इनका उच्चारण स्थान वर्गों के 5वें अक्षर अनुनासिक होते हैं, जिनको कि नासिका से उच्चारित करते हैं हम लोग, मतलब उनके उच्चारण स्थान और प्लस नासिका दोनों। कंठ तालु, ए दय तो कंठ, ए दय तो कंठ तालु। ठीक, तो ए और ऐ इनका कंठ और तालु दोनों उच्चारण होते हैं इनका। और कंठ और ओष्ठ, ओ दौ तो कंठ, ओ दौ तो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, कंठ प्लस ओष्ठ दोनों। और व का उच्चारण होता है वकारस्य दंत्योष्ठम, दंत और दंत प्लस ओष्ठ वकार का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है बच्चों, अब इतना हम आप लोग को एक बार अच्छे से जो लिखे हैं उस तरह से तो रुक जाइए, देखा है कहाँ, हाँ देखिए, ऐसे आप लोग भी लिख करके रख सकते हैं कि ताकि अच्छे से अपने से जब लिखा हुआ अपना नोट्स हम लोग तैयार करते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग, वो समझ में आता है, क्योंकि लिखे रहते हैं ना खुद से। वर्णों का उच्चारण स्थान, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इसमें एक प्रसिद्ध ये श्लोक है जो कि हम लिखे हैं, पता नहीं आपकी पुस्तक में है या नहीं, हमें नहीं पूरा नहीं देखे हैं, लेकिन हमने आप लिखा था तो ये आप लोग को सोच रहे हैं कि नहीं बता दें। अष्टस्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। उच्चारण पाणिनि शिक्षा का ये है श्लोक। तो पाणिनि ने उच्चारण के 8 स्थान बताए हैं, माने हैं। ठीक, 8 स्थान बताए हैं। और क्या है? पहला है उरह। उरह मीन्स क्या होता है? उरह कंठ शिरस तथा, हृदय कंठ शिरस शिर, उर हृदय कंठ और सिर, और जिह्वामूलम जिह्वामूल और दंत, जिह्वामूल और दंत, और क्या है? नासिका और ओष्ठ और तालु। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही उच्चारण स्थान माने हैं पाणिनि जी। लेकिन आप लोग की पुस्तक के अनुसार कितने माने गए हैं? कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ और नासिका। ठीक, और उसी में आगे आगे करके सब डिवाइड किया गया है कि कैसे हैं। ये लोग मतलब हृदय और सिर को नहीं माने हैं, ठीक ना। फिर
फिर हम लोग आगे आए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक ना। किसका है? अ आ विसर्ग और क वर्ग। क वर्ग याद कर लेते हैं तो इतना तो पढ़े तो याद समझ में आ जाएगा कि पांचों वर्ण हैं, यहाँ लिखे भी हैं, समझ लो कि कंठ वर्ण कहलाते हैं। और विसर्ग को समझने के लिए यहाँ पर लिखे हैं हम राम कंठ, ठीक। इचु यशानाम तालु, उच्चारण स्थान का तालु है। ई 18 प्रकार के ई भी होते हैं, इतना बस जाने रहिएगा कैसे होते हैं, वो बाद में जब पढ़िएगा आप लोग को पता चल जाएगा। य श और च वर्ग, च छ ज झ यहाँ कुछ टू तो पहले बताए थे हम आप लोग को पढ़ाते समय क्लास में कि क वर्ग च वर्ग ट वर्ग को सिंपल में हम लोग बोल देते हैं कि पूरा अगर कोई भी पूछता है कि 1 मिनट में या 1 सेकेंड में बता दीजिए आप लोग को कितने वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो कुछ टू तो कह करके हम लोग बता सकते हैं कि नहीं इतने वर्ण होते हैं मेन। तो च वर्ग में छ छ ज झ यहाँ आ जाएंगे। और हरि यहाँ भी हरि, जैसे ई है ना, तो ये विसर्ग का ये नियम है कि जिसके आगे लगेगा वो उसी का रूप हो जाएगा, सभी में रहेंगे, ठीक है ना। तो हरि है, तालु हो गया इसका उच्चारण स्थान। तो इचु यशानाम तालु, यश च ई और यश च वर्ग। और ऋतु रसानाम मूर्धा, मूर्धा री 18 प्रकार के री होते हैं। और र श और ट वर्ग, ठीक ना, मूर्धन्य वर्ण होते हैं। ट वर्ग में सभी आ जाएंगे ट ठ ड ढ। ऋतु लसानाम दंताह, उच्चारण स्थान इनका दंत है। री 12 प्रकार के होते हैं क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता है। ल स होते हैं। और त वर्ग तू या फिर त वर्ग तथ द न, ठीक बेटा। फिर आगे आए, उपद मानिया नाम ओष्ठ, उच्चारण स्थान इनका ओष्ठ है। 18 प्रकार के उ होते हैं वो हो जाएंगे। फिर उपद मानिया, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है बना, प फ के आगे है अगर तो इसको उपदमानीय कहते हैं। और इसको कक्षा में भी हम आप लोग को बताए हैं बेटा एक बार। तो प फ के आगे अगर है तो इसको उपदमानीय बोलते हैं। और क ख के आगे अगर है यह तो इसको जिह्वामूलीय बोलते हैं। और प वर्ग हो जाएंगे प फ ब भ म। यथा जैसे भानु ओष्ठ, ये भानु के उ के आगे लग गया है विसर्ग तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। फिर यमंगणना नाम नासिका च, उच्चारण स्थान वर्णों के उच्चारण स्थान और प्लस नासिका होते हैं। ये समझने के लिए अलग हम आप लोग को ऐसे ये पूरा लिख दिए हैं कि किसी को भी क्लास में हम पढ़ाते समय भी बोर्ड पर भी लिख करके हम आप लोग को बताए थे। य तालु प्लस नासिका, म ओष्ठ प्लस नासिका, ग कंठ प्लस नासिका, ड़ मूर्धा प्लस नासिका, न दंता प्लस नासिका। सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, ठीक। ए दैतोह कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। अब इसका उच्चारण है स्थान ये भी हम बताए थे कि अ प्लस ई इक्वल टू, अ प्लस ई इक्वल टू ए होता है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए दोनों का उच्चारण जब मिला है तो दोनों उच्चारण स्थान होते हैं इनका, तो इसीलिए कंठ प्लस तालु होते हैं, ठीक ना। इसको भी याद कीजिएगा, क्लास में हम पूरा बोर्ड पर लिख करके बताए थे बच्चों। ओ दौतोह कंठोष्ठम, ओ और अ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है क्योंकि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो कंठ प्लस ओष्ठ ओ हो गया, ठीक ना। तो ओ और अ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ दोनों होता है। और वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ होता है, ठीक ना। इसको विकल्प से कहीं कहीं ना दंतोष्ठ लिखा रहता है, कहीं कहीं दंतोष्ठ लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मिसप्रिंट है या कुछ है, ऐसा लिखा रहता है, दोनों सही रहेगा, ठीक है ना। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, उच्चारण स्थान जिह्वामूलम, क ख के ये पहले ही बता रहे थे जब उपदमानीय नाम पढ़ा रहे थे तभी कि क ख के आगे अगर है तो इसको जिह्वामूल्यम बोलते हैं। और क ख यस्य जिह्वामूलम, ये अर्ध विसर्ग होता है। ये अर्ध विसर्ग जिसे विसर्ग होता है उसी तरह वही चिन्ह अगर प फ के आगे है तो उपदमानीय कहलाएगा और क ख के आगे अगर है तो जिह्वामूल्यम कहलाएगा।
और नासिका अनुस्वारस्य, उच्चारण स्थान इसका नासिका है। जैसे ये जब बना रहता है बिंदु ऊपर, जैसे गंगा बिंदु बना रहता है ना ऊपर, तो उसको अनुस्वार नासिक के वर्ण कहा जाता है। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आया बेटा? सब रिवीजन। अब आप लोग को ये वीडियो हमेशा आपके साथ रहेगा, पड़ा रहेगा। जब भी आपकी इच्छा होगी तो आप लोग देखिएगा, ताकि आप लोग को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। और आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके, कोई भी समस्या हो, कुछ भी कहीं नहीं समझ में आया हो, अगर पढ़ाए हैं तो बेटा पूछ लीजिएगा आप लोग। और अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा बेटा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा रहेगा कि जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो आप लोगों पे नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग देख लेंगे। फिर अलग से हमको वीडियो आप लोगों को सेंड नहीं करना होगा। ठीक है बेटा? ठीक, सुप्रभात बच्चों।